हेलो फ्रेंड, शरद चंद्रा हियर। और अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीए फाइनल एसएफएम के अंदर जो हमारा थ्योरी चैप्टर्स का रिवीजन सीरीज चालू था उसका नेक्स्ट रिकॉर्डिंग। अगर आपको ये रिवीजन सीरीज अच्छी लग रही है तो जरूर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, सीए फाइनल चार्ट बाय शरद चंद्रा। साथ ही साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक का बटन लगाना ना भूलिएगा। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 14 रिलेटिंग टू द स्टार्टअप फाइनेंस। देखो, इस चैप्टर को पूरा का पूरा मैंने आईसीआई के स्टडी मैट के हिसाब से ही रखा है। तो सबसे पहले हमारे पास सेक्शन है बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस क्या है। फिर सेकंड सेक्शन हमारे पास आएगा कि कुछ इनोवेटिव वेज कौन से हैं जिससे हम फाइनेंस कर सकते हैं स्टार्टअप को। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पिच प्रेजेंटेशन किस तरीके से होता है। फिर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है और लास्ट में हमारे पास आएगा कि मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ स्टार्टअप अलग अलग तरीके से किस तरीके से है। तो वन बाय वन हम सारी चीजों को देखते चलते हैं। देखो, सबसे पहले हमारे पास बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस है। देखो, स्टार्टअप फाइनेंस मतलब क्या। आप क्या कहते हो कि कोई आइडिया आपके पास है, उस आइडिया को रियलिटी में बदलने के लिए आप कुछ इनिशियली मनी उसमें इन्फ्यूज करते हो, इसी को हम कहते हैं स्टार्टअप फाइनेंस। सेकंड पॉइंट है, किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप को अगर जल्दी से जल्दी अगर क्विकली सक्सेस लाना होगा या फिर सक्सेस अगर लाना होगा तो सबसे अच्छा वे क्या है, तो वो जितना जल्दी हो सके अपने इनिशियल ऑपरेशंस को एक्सपांड करे। तो इसीलिए आपको स्टार्टअप करना, स्टार्टअप को फाइनेंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। कुछ कुछ बिजनेस क्या कर सकते हैं, खुद से भी बूटस्ट्रैप हो सकता है। जैसे कि क्या है कि आपको कोई भी बाहर से आप क्या कर रहे हो, फाइनेंसिंग नहीं ले रहे हो, आप खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और वो पैसा इन्वेस्ट करके जो आपको रिटर्न आ रहा है उसको वापस से आप क्या कर रहे हो, फिर से आप क्या कर रहे हो, आपके बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो। इसको हम बूटस्ट्रैपिंग कहते हैं। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट पॉइंट। तो तीन पॉइंट्स हमने कौन से देखे बेसिक्स ऑफ द स्टार्टअप फाइनेंस के अंदर। सबसे पहली चीज हमने देखी कि इसका मतलब क्या है, तो इनिशियल इन्फ्यूजन ऑफ मनी हम कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमने इसके अंदर देखा कि कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप को सक्सेस अगर लग रहा होगा तो जल्दी से जल्दी जितना अपना इनिशियल ऑपरेशंस को क्विकली पॉसिबल जितना एक्सपांड कर सके उतना उसके लिए अच्छा रहेगा। और थर्ड पॉइंट हमने इसी के अंदर देखा कि कुछ कुछ बिजनेस क्या कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग भी कर सकते हैं, खुद का पैसा उसके अंदर लगा के फिर कंपनी को बढ़ा सकते हैं या फिर कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसको हमने देखा बूटस्ट्रैपिंग। अब कुछ इनोवेटिव वेज कौन से जिससे हम स्टार्टअप को फाइनेंस कर सके। तो इनोवेटिव वेज के अंदर हमको क्या देखना है। देखो, इनोवेटिव मतलब क्या है कि हमेशा तो बैंक से हम लोन लेते ही है, लेकिन बैंक के अलावा नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग को मैक्सिमाइज करना ही हम क्या कहला सकते हैं कि इनोवेटिव वेज ऑफ फाइनेंसिंग द स्टार्टअप कह सकते हैं। तो इसके अंदर कौन से वेज है। तो सबसे पहले देखो पर्सनल फाइनेंसिंग। देखो, कोई भी इन्वेस्टर को अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाना है, वो आपको क्या पूछेगा, आपने कितना पैसा लगाया। क्योंकि कोई भी ये रिस्क लेने को नहीं रेडी होगा ना। क्योंकि अगर मुझे किसी ने पैसा दे दिया और मेरा कुछ भी पैसा अगर बिजनेस के अंदर नहीं है, मैं तो मजे से जितना चाहूं उतना उड़ाऊंगा, कुछ भी हो, रिस्क मेरा नहीं है, कुछ मेरा नहीं है। तो ऐसे केस में आपको खुद का पैसा भी लगाना पड़ता है। इसी को हम कहते हैं पर्सनल फाइनेंसिंग। सेकंड पॉइंट है पर्सनल क्रेडिट लाइन। देखो, क्रेडिट कार्ड से अच्छा एग्जांपल है इसका। इसके अंदर क्या कहते हैं कि बैंक्स आपको पर्सनल क्रेडिट के बेसिस पे, आपको क्रेडिट रेटिंग के बेसिस पे आपको लोन देती है। लेकिन आजकल की बैंक बहुत ज्यादा कॉशियस हो चुकी है। वो भी आपको फैसिलिटी तभी देगी अगर आपके पास इनफ कैश फ्लो जनरेटिंग कैपेबिलिटी रहेगी वो लोन को रीपे करने के लिए। तो हमने पहले दो चीजें एक जैसी देख ली, पर्सनल 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 फाइनेंसिंग देख लिया, पर्सनल क्रेडिट लाइन देख लिया। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास फैमिली एंड फ्रेंड्स। देखो, आप क्या कर सकते हैं, आपके फैमिली से पैसा ले सकते हो, क्योंकि अब शुरू में तो आपको कोई दूसरा पैसा देगा नहीं, तो फैमिली फ्रेंड से लो। लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस क्या है, आप प्रोमिसरी नोट या फिर अदरवाइज राइटिंग में करके लो, जिससे अच्छा तरीके से आपका फाइनेंस हो सकता है। फिर सेकंड पॉइंट है पीयर टू पीयर लेंडिंग। पीयर टू पीयर मतलब क्या है कि कुछ प्रोसेस, ऐसी प्रोसेस है जिसमें लोग क्या कहते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल साथ में आते हैं और एक दूसरे को पैसे देते हैं। ठीक है, तो इसको भी हम कहते हैं पीयर टू पीयर लेंडिंग। फिर हमारे पास है क्राउड फंडिंग एंड माइक्रो लोन्स। क्राउड फंडिंग में क्या होता है कि बहुत सारे लोग, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आपको क्या कहते हैं, छोटे छोटे अमाउंट का कैपिटल देते हैं। इसको हम क्राउड फंडिंग भी कर सकते हैं। और इससे क्या होगा कि आप इजी एक्सेस कर सकते हो वास्ट नेटवर्क ऑफ पीपल को, सोशल मीडिया की तरफ से, वेबसाइट्स की तरफ से, कि हमको स्टार्टअप के लिए पैसा चाहिए। और फिर है माइक्रो लोन्स। माइक्रो लोन्स भी थोड़ा थोड़ा क्राउड फंडिंग के जैसा ही है। इसमें क्या करता है कि जो नए बिजनेस वेंचर को ये लोग क्या कहते हैं, इंडिविजुअल्स क्या करते हैं, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे क्या देते हैं, स्मॉल स्मॉल अमाउंट दे देते हैं लोन पे लेके। ये सिंगल इंडिविजुअल भी दे सकता है या फिर ग्रुप भी दे सकता है, कोई अड़चन नहीं है। तो अब तक हमने 6 वेज कौन से देखे। हमने पहले दो देखे, पर्सनल फाइनेंसिंग हमने देख लिया, पर्सनल क्रेडिट लाइन हमने देख लिया। फिर हमने देख लिया कि दोस्तों से लो मतलब फैमिली फ्रेंड से लो, पीयर से लो मतलब पीयर टू पीयर लेंडिंग करो। फिर नेक्स्ट दो चीजें हमने एक जैसी देखी, क्राउड फंडिंग करो एंड माइक्रो फाइनेंस लोन भी आप दे सकते हो, माइक्रो लोन्स भी आप दे सकते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दो चीजें एक जैसी है, आप क्या कर सकते हो, वेंडर फाइनेंसिंग। देखो, बहुत बार कंपनीज क्या करती है कि लेंड करती है मनी उसके कस्टमर को। तो समझो वो कस्टमर स्टार्टअप है, तो वो क्या करेगी कि तू मैं तेरे को लोन देता हूं और तू फिर मेरा प्रोडक्ट बाय कर और बाद में जब भी तेरे पास पैसा आएगा मेरा लोन चुका देना। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, आपको बोलेगी 3 महीने की जगह पे तू क्या कर, 6 महीने का क्रेडिट ले ले चल,
और फिर ऐसा कर सकता है। या फिर कंपनी क्या कर सकती है, आपको गुड्स देगी और आपको बोलेगी जब भी तेरा माल बेचा जाएगा तब मुझे पैसे दे देना। तो इसको हम कहते हैं वेंडर फाइनेंसिंग, क्योंकि आप और स्टार्टअप इसमें क्या रहेगा, स्टार्टअप इसमें कस्टमर रहेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग। देखो बहुत बार स्टार्टअप क्या है कि स्टार्टअप के पास कस्टमर्स, नए ऑर्डर्स वो ढूंढना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, कंप्लीट करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके पास पैसा ही नहीं है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे टाइम पे ये क्या कर सकता है कि डोंट हैव द नेसेसरी कैश टू प्रोड्यूस एंड डिलीवर द न्यू प्रोडक्ट। तो ऐसे केस में बहुत बार कंपनीज क्या बोलती है, भैया तू पैसे रख ले, तू अपना प्रोडक्ट बना, फिर मेरे को बेच और फिर उसके पैसे में उसको कट छाट कर लेना। तो मतलब एडवांस दे दी थी आपको प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो ये भी हो सकता है, परचेस ऑर्डर का फाइनेंसिंग भी हो सकता है। और लास्ट में हमारे पास है फैक्टर्स ऑफ फैक्टरिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। तो स्टार्टअप के पास पहले लिक्विडिटी करंट रहता है या फिर पैसे कम रहता है, तो उसके जो भी डेटर्स है वो क्या कर सकता है, बेच दे सकता है फैक्टर को, और फैक्टर उसके बदले में उसको पैसे दे देगा, थोड़े से कम देगा डेटर से, लेकिन उसके पास लिक्विडिटी क्रंच तो उसका सॉल्व हो जाएगा ना। और ये इसमें क्या है कि पूरा का पूरा गुड्स को, रिसीवेबल्स को जमा करने का जो भी है वो फैक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो हमने क्या क्या देखा अब तक, बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस देखा हमने। सबसे पहले उसमें तीन चीजें देखी। सबसे पहले हम इनिशियल ऑफ इन्फ्यूजन ऑफ मनी कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हमने देखा कि इनिशियल ऑपरेशंस को जितने जल्दी हम क्या कर सके कि क्विकली एज पॉसिबल हमको स्पीड अप करना है, इसीलिए आपको सक्सेस मिलेगा। और थर्ड पॉइंट, आप खुद से बूटस्ट्रैप भी कर सकते हो, मतलब खुद का पैसा भी यूज कर सकते हो। कुछ इनोवेटिव वेज क्या है फाइनेंस करने के लिए स्टार्टअप को, तो हमने देखा कि आपको मैक्सिमाइज करना है नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग। इसके अंदर हमने दो चीजें देखी, पर्सनल 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 फाइनेंसिंग हमने देखा, पर्सनल क्रेडिट लाइन हमने देखा। फिर नेक्स्ट दो चीजें हमारे पास एक जैसी थी, फैमिली एंड फ्रेंड से आप ले सकते हो, पीयर टू पीयर लेंडिंग आप कर सकते हो। फिर नेक्स्ट दो पॉइंट है हमारे पास क्राउड फंडिंग है एंड माइक्रो लोन्स भी हमारे पास था, क्योंकि बहुत सारे लोगों से आप पैसा ले रहे हो। फिर नेक्स्ट दो पॉइंट हमारे पास एक जैसे वेंडर फाइनेंसिंग करो एंड परचेस ऑर्डर फाइनेंसिंग करो, और लास्ट में अपने रिसीवेबल्स को बेच दो, मतलब फैक्टरिंग ऑफ द रिसीवेबल्स। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पिच प्रेजेंटेशन। देखो पिच प्रेजेंटेशन में क्या रहता है कि आप जब भी आपके पास इन्वेस्टर आएगा तो आपको उसको पहले लुभाना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा कि किस तरीके से आपका बिजनेस में ही वो क्यों इन्वेस्ट करे, क्योंकि उसके पास तो हजार स्टार्टअप रहेंगे, हजार जगह रहेगी जहां पे वो पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, लेकिन आपके बिजनेस में ही क्यों करे, इसलिए आपको उसको एक प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। उस प्रेजेंटेशन को हम कहते हैं पिच प्रेजेंटेशन। देखो पिच डेक प्रेजेंटेशन क्या है, एक शॉर्ट एंड ब्रीफ प्रेजेंटेशन इन्वेस्टर को, कि वो कंपनी का प्रोस्पेक्टस हम उसको बता सके और क्यों वो हमारे कंपनी के अंदर में इन्वेस्ट करे। अब कुछ मेथड्स है किस तरीके से पिच प्रेजेंटेशन को अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे। आप इंट्रोड्यूस करोगे खुद को, आप इंट्रोड्यूस करोगे आपके टीम को। तो इंट्रोड्यूस खुद को क्या है, टू स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, आपका खुद का ब्रीफ अकाउंट दो। आप कौन हो, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या कर रहे हो, ये खुद का इंट्रोडक्शन दो। फिर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है टीम। आपके जो भी ऑडियंस, आपका जो भी ऑडियंस है, मतलब इन्वेस्टर को आपको क्या करके देना पड़ेगा कि जो पर्दे के पीछे लोग काम कर रहे हैं, मतलब बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे हैं, कौन है, तो आपकी टीम है, उस टीम को भी इंट्रोड्यूस करके दो, क्योंकि इन्वेस्टर को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा कि कौन लोग हैं जो हमारे आइडिया को सक्सेसफुल करने वाले हैं, आइडिया को पॉसिबल करने में आपकी हेल्प करने वाले हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन। देखो जब भी कोई स्टार्टअप रहेगा, नया आइडिया रहेगा, तो प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, इसीलिए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए तो प्रॉब्लम्स तो आपको पहले इन्वेस्टर को बतानी पड़ेगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कीन रहेगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स मेरे फाइनेंसिंग में आ सकती है। तो सबसे पहले उसको प्रॉब्लम बोलो, किस तरीके से आप उसको सॉल्व करने जाने वो बोलो, और सॉल्यूशन भी बोलो, और वो जो सॉल्यूशन है उससे आपका इन्वेस्टर भी कन्विंस होना चाहिए आपके पास कॉन्क्रीट प्लान है। फिर बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास सॉल्यूशन, किस तरीके से कंपनी प्लान कर रही है उस सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो चार चीजें हमने देख ली। फिर नेक्स्ट दो पॉइंट, तीन पॉइंट हमारे पास एक जैसे है, जैसे ही आप स्टार्टअप चालू कर दोगे, फिर आपके पास आप किस तरीके से मार्केट करते हो, किस तरीके से सेल्स करते हो। तो मार्केट साइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कितना मार्केट साइज है हमारा। तो किसी प्रोडक्ट का मार्केट साइज बहुत लिमिटेड रहता है, जैसे हाई प्राइस सेगमेंट में अगर आप जा रहे हो, तो हाई प्राइस सेगमेंट का मार्केट जो बहुत छोटा है लेकिन वैल्यूएबल है, तो ऐसे केस में आपका मार्केट भी आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। आपका टारगेट कस्टमर क्या है, तो जैसे कोई वुमन का प्रोडक्ट आप बना रहे हो, या फिर कोई एज ग्रुप आप टारगेट कर रहे हो 25 से 30 साल या 45 से 50 साल, वो भी आपको कम्युनिकेट करना चाहिए। और जब भी आप उसको कर रहे हो, तो ऐसे केस में आपको एक चीज याद रखना है कि प्रमोटर किस तरीके से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने वाला है वो सेगमेंट में से, वो भी आपको बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये देखा हमने मार्केटिंग एंड सेल्स। फिर हमारे पास है प्रोजेक्शंस एंड माइलस्टोन। तो आप किस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हो, माइलस्टोन्स आप किस तरीके से अचीव करने वाले हो, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। और देखो कोई भी स्टार्टअप अगर रहेगा तो उसको प्रोजेक्शंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि आज वो स्टार्ट हुआ है, आज कैसे बोलेगा कि मैं 1 महीने के अंदर 10 महीने के अंदर क्या करने जा रहा हूं। कोई स्टार्टअप 99% स्टार्टअप तो ऐसे रहते कुछ अचीव ही नहीं कर पाते, वैसे ही बंद हो जाते हैं। तो इसलिए प्रोजेक्शंस करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन एक एजुकेटेड गेस तो आप कर सकते हो ना। तो ऐसे केस में फाइनेंशियल पोजीशन अगर आप दे रहे हो, तो हमने देख लिया प्रोजेक्शन, और माइलस्टोन्स में आपको क्या देने का पड़ेगा, आपको फाइनेंशियल पोजीशन बतानी पड़ेगी। तो 3 बेसिक डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी है। आपको आपका इनकम स्टेटमेंट देना पड़ेगा,
आपको आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट देना पड़ेगा और आपको आपकी बैलेंस शीट देनी पड़ेगी। तो ये हो गया प्रोजेक्शंस एंड माइलस्टोन। और जैसे ही आप मार्केट में उतरते हो तो आपको कंपटीशन भी फेस करना पड़ेगा। तो कंपटीशन के केस में हम क्या कह रहे हैं कि एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हैज अ कंपटीशन इवन इफ प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑफर्ड इज अ न्यू और यूनिक। कैसा भी प्रोडक्ट हो, नया हो, यूनिक हो, हर एक बिजनेस को कंपटीशन तो सहना ही पड़ेगा। वो भी आपको आपके पिच प्रेजेंटेशन में बोलना है। और लास्ट 2 पॉइंट आपके पास बिजनेस मॉडल। किस तरीके से आपके बिजनेस के कोर एस्पेक्ट आपको हेल्प करने वाले हैं पूरे के पूरे आइडिया को प्रैक्टिस में या फिर रियलिटी में उतारने के लिए, इसको हम कहते हैं बिजनेस मॉडल। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास फाइनेंसिंग। कितना पैसा आप ऑलरेडी रेज कर चुके हो, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है, किसने किसने आपके इसमें इन्वेस्ट किया है और वो लोग क्या करते हैं वो भी आपको सामने वाले बंदे को बताना पड़ेगा। तो इसको याद कैसे रखें? तो याद रखना है हमको सीधा सिंपल इजी है। सबसे पहले तो ब्रीफ प्रेजेंटेशन देने वाली है, तो मैंने आपको बता दिया। फिर 2 चीजें आपको बतानी है, इंट्रोडक्शन बताना है, खुद का इंट्रोडक्शन दो, अपने टीम का इंट्रोडक्शन दो। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट है, उसको प्रॉब्लम्स बताओ क्या क्या आने वाली है और सॉल्यूशंस बताओ उसको आप किस तरीके से कर सकते हो। फिर उसके बाद में नेक्स्ट 2 पॉइंट है आपके पास कि 3 पॉइंट्स हमारे पास एक जैसे है। आपको मार्केटिंग एंड सेल्स किस तरीके से करना है, आपको प्रोजेक्शंस बताने हैं, माइलस्टोन्स बताने हैं, आप कैसे अचीव करने वाले हो। और लास्ट पॉइंट, ये सब करते हुए आपको कंपटीशन तो फेस करना पड़ेगा, इसलिए कंपटीशन के बारे में भी आपको बताना पड़ेगा। और लास्ट के 2 पॉइंट्स हमारे पास बिजनेस मॉडल के बारे में बताओ और किस किसने आपके बिजनेस मॉडल में क्या किया है, पैसा इन्वेस्ट किया है, उनके बारे में बताओ। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहां तक हमने देख लिया कि सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज द बेसिक्स ऑफ स्टार्टअप फाइनेंस। फिर हमने देखा कुछ इनोवेटिव वेज के उनसे कौन से स्टार्टअप को फाइनेंस करने के। इसके बाद में हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। देखो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो था, इसके ऊपर भी शॉर्ट नोट आ सकती है आपको पेपर में। तो स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है, ये एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनिशिएट किया था 16 जनवरी 2016 को। तो ये स्टार्टअप का डेफिनेशन इसमें जो भी दिया गया है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल है। तो इन्होंने इसका डेफिनेशन क्या मिला, आपको रट्टा मारना है, आपको याद रखना है। तो स्टार्टअप मींस ऐसी एंटिटी जो कि इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेटेड है या फिर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड है, लेकिन उसको इनकॉर्पोरेशन से या फिर रजिस्ट्रेशन से अब तक 10 साल हुए नहीं है। फिर थर्ड पॉइंट हमारे पास है वो इनकॉर्पोरेट कैसे हुई है, आइदर वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई है या फिर वो कंपनी हुई है या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर एलएलपी हुई है, आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है उसका एनुअल टर्नओवर लास्ट की किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। और इसी के साथ में वो वर्क किस लिए कर रही है, इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए ऑफ प्रोडक्ट प्रोसेस एंड सर्विसेज, या फिर वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का हाई पोटेंशियल है या फिर वेल्थ क्रिएशन का हाई पोटेंशियल है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है उसको आप रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो या फिर उसको स्प्लिट अप करके फिर आप बोल रहे हो कि नया बिजनेस मैंने बनाया, तो ऐसा इसको हम स्टार्टअप कह सकते हैं क्या? तो ऐसे इसको हम स्टार्टअप नहीं कह सकते, ये डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं होगा। तो सबसे पहले हमने देखा 16 जनवरी 2016 को इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इनिशिएट किया था। सेकंड पॉइंट, स्टार्टअप का जो भी डेफिनेशन दिया गया है वो सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए एप्लीकेबल है। हमने बोला स्टार्टअप मतलब ऐसी एंटिटी जो इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट हुई या फिर इंडिया के अंदर रजिस्टर्ड हुई। फिर हमने क्या कहा कि 10 साल अब तक उसको इनकॉर्पोरेशन से या फिर रजिस्ट्रेशन से नहीं हुई है, और वो एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप या फिर एलएलपी बोल के भी रजिस्टर्ड हो सकती है, इनकॉर्पोरेट हो सकती है। उसका जो एनुअल टर्नओवर है वो पिछले 10 फाइनेंशियल ईयर्स में, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है, 10 सॉरी किसी भी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं है। फिर वर्किंग टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट, तो कोई भी इनोवेशन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए काम कर रही है। किसका इनोवेशन, किसका डेवलपमेंट, किसका इंप्रूवमेंट? तो प्रोडक्ट्स का, प्रोसेसेस का या फिर सर्विसेज का, या फिर वो ऐसी एंटिटी है, ऐसा स्केलेबल बिजनेस मॉडल है जो कि हाई एम्प्लॉयमेंट या फिर हाई वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। तो ये हमने देख लिया स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव। और एक चीज आपको एडिशनल याद रखनी थी कि ये जो एंटिटी है वो स्प्लिटिंग अप से या फिर रिकंस्ट्रक्शन से बन सकती है क्या? तो स्प्लिटिंग अप या फिर रिकंस्ट्रक्शन से ये कंपनी नहीं बननी चाहिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कि अलग अलग मोड्स ऑफ फाइनेंस कौन से हैं। ठीक है, तो मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग द स्टार्टअप हम देखने जा रहे हैं। तो 3 मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग हमारे बुक में हमको दिए गए हैं। सबसे पहला हमारे पास है बूटस्ट्रैपिंग, सेकंड है हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स, और थर्ड है हमारे पास की वेंचर कैपिटल फंड्स। तो देखो बूटस्ट्रैपिंग में क्या रहता है एक मिनट, देखो बूटस्ट्रैपिंग में क्या कहता है कि आप क्या करते हो कि फाइंड करते हो और बिल्ड करते हो कंपनी को खुद के पर्सनल फाइनेंसेस की हेल्प से, और जो भी नई कंपनी हमने फॉर्म की है उसके ऑपरेटिंग रेवेन्यूज की हेल्प से। तो आप कहीं से भी बाहर से पैसा लेते हो क्या? तो कहीं से भी बाहर से आप पैसा नहीं लोगे। और ज्यादा, और दूसरी चीज क्या रहती है, देखो समझो आपने बाहर से बोरो कर लिया, तो बहुत ज्यादा पैसा अगर आपके पास स्टार्टिंग में हो गया तो आप अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना चालू कर दोगे। तो ये अननेसेसरी और वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ना हो और आपके खुद के पैसे की आपको कद्र है, इसीलिए ओन सेविंग
लीड्स टू द कॉशियस अप्रोच। आप कॉशियस अप्रोच से चलोगे, एक एक कदम फूक फूक कर डालोगे। तो ये 3 चीजें हमने देखी। फिर अभी कौन सी मेथड्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप कर सकते हो अपने बिजनेस को। तो सबसे पहले हमारे पास ट्रेड क्रेडिट है, फिर हमारे पास आएगा फैक्टरिंग और लास्ट में हमारे पास है लीजिंग। देखो ट्रेड क्रेडिट में क्या रहता है कि जब भी बंदा क्या करता है कि स्टार्ट करता है बिजनेस, तो सप्लायर स्टार्टिंग में आपको क्या कोई भी ट्रेड क्रेडिट देने में हिचकिचाता है। वो क्या कहते हैं कि आपका नया नया बिजनेस है, आपको किस भरोसे पे हम क्या करें, आपको क्रेडिट दें। तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छा वेल क्राफ्टेड फाइनेंशियल प्लान बनाना इंपॉर्टेंट है। सप्लायर के ऑफिस पे जाओ, उसको कन्विंस करो कि हमारा प्लान कैसे एकदम तगड़ा है। और ऐसे केस में वन ऑफ द ट्रिक क्या है यहाँ पे, कि यहाँ पे एक ट्रिक है कि आप पहले गुड्स बेचो और उससे जो पैसा आया फिर सप्लायर को दो। आप पहले सप्लायर को पेमेंट मत करो। तो ये तो हमने पहले भी देख लिया, दिस इज वेरी यूजफुल इन रिटेल ऑपरेशन। रिटेल ऑपरेशन के केस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये देख लिया हमने ट्रेड क्रेडिट। सेकंड पॉइंट है हमारे पास फैक्टरिंग। तो फैक्टरिंग हमने पहले भी देखा था, इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे जो भी बिजनेस के अकाउंट रिसीवेबल्स है उसको हम क्या कर देंगे, एक कमर्शियल फाइनेंस कंपनी को भेज देंगे। और फैक्टर क्या करेगा, टास्क लेगा पूरे के पूरे ये फैक्टर रिसीवेबल्स को रिसीव करने का और सारा का सारा पेपर वर्क करने का। और ये हम नॉन नोटिफिकेशन बेसिस पे भी कर सकते हैं। नॉन नोटिफिकेशन बेसिस मतलब क्या, जो सामने वाला कस्टमर से उसको बताना ही नहीं ना, हमने तेरे को बेच दिया, मतलब तेरे पैसे को हमने बेच दिया हमने सर, तो जो भी आपको पेमेंट करना है वो सामने वाले को कर सकते हो या फिर आपके पास भी आ सकता है, तो कोई अड़चन नहीं है। तो ये नॉन नोटिफिकेशन बेसिस पे भी हो सकता है। लेकिन उसके कुछ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स भी है। तो मेरिट्स हम देख रहे हैं, 3 मेरिट्स पहले एक जैसे हमारे पास। देखो ये 3 चीजों में आपको हेल्प करेगा। सबसे पहले आपकी रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट रिसीवेबल, क्योंकि उसको मेंटेन करना, उससे पैसे लाना, उसको देना, ये सारी चीजें क्या होगी हमारे पास, हमारी बच जाती है। सेकंड पॉइंट, इंटरनल कॉस्ट जो भी बिजनेस की है वो हमारे पास बच जाती है। और थर्ड पॉइंट हमारे पास है, जो भी मनी वो रिसीवेबल्स में अटका पड़ा है वो भी आपका फ्री अप हो जाएगा। तो 3 चीजें हमने देखी, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। सेकंड पॉइंट हमने देखा इंटरनल कॉस्ट जो भी कंपनी का है वो कम हो जाएगा। और थर्ड पॉइंट है हमारे पास, जो भी बिजनेस में पैसा अटका पड़ा है, वो रिसीवेबल्स में पैसा अटका पड़ा है, वो आपका फ्री अप हो जाएगा। फिर लास्ट के 2 पॉइंट आपके पास हेल्पफुल है एंड यूजफुल है। हेल्पफुल किसके लिए, आपको कि कोई भी लॉन्ग डिलेज अगर रहेगा बिजनेस के अंदर, तो ऐसे बिजनेसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जहां पे लॉन्ग डिले रहता है रिसीवेबल्स के पैसे आने में। जैसे क्रेडिट ही उसमें 12 महीने, 6 महीने, 8 महीने का दिया जाता है, तो ऐसे केस में इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट है, इसी वजह से आपकी लिक्विडिटी भी अच्छी तरीके से मेंटेन हो सकती है, इसीलिए यूजफुल फॉर मेंटेनिंग द लिक्विडिटी। ये हमने देख लिया फैक्टरिंग। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लीजिंग। देखो आप क्या करो, आपने अगर बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया किसी प्लांट एंड मशीनरी में, तो आपका पैसा अटक जाएगा, फिर उसके कैश फ्लोज रिलीवेंट आपको इनफ्लो आने में सालों लग जाएंगे। तो इस तरीके ये सब करने से अच्छा है आप सीधा सिंपल आपकी जो भी मशीनरी है, सारी इक्विपमेंट्स है, वो लीज पे ले लो, परचेस मत करो, जिससे आपका बहुत ज्यादा कैपिटल कॉस्ट भी नहीं लगेगी, आपकी कैपिटल कॉस्ट कम हो जाएगी। और साथ ही साथ में आप जो लीज पेमेंट कर रहे हो ना, उस पर आपको टैक्स शील्ड भी मिल जाएगा, मतलब टैक्स बेनिफिट भी उसका मिल जाएगा, आपके इनकम टैक्स में आप पीएनएल को डेबिट कर पाओगे। और ये जो एडवांटेज है दोनों को है, लेसर को भी है और लेसी को भी है। लेसर क्या करेगा, टैक्स बेनिफिट क्लेम करेगा इन अ फॉर्म ऑफ डिप्रिसिएशन, एंड लेसी क्या करेगा कि लीज रेंटल पेड बाय हिम को ये कर लेगा, अपने इसमें टैक्स बेनिफिट ले लेगा। तो दोनों को भी इसमें फायदा है, कोई अड़चन नहीं है। तो हमने क्या क्या देखा बूटस्ट्रैपिंग के अंदर, सबसे पहले हमने देखा कि कोई भी अटेम्प्टिंग टू फाइंड एंड बिल्ड द बिजनेस ऑन अ पर्सनल फाइनेंस एंड ऑपरेटिंग रेवेन्यूज ऑफ कंपनी, मतलब ही बूटस्ट्रैपिंग करना। सेकंड पॉइंट बोला कि शुरू में आपके पास बहुत ज्यादा पैसा रहेगा तो आप अननेसेसरी एंड वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करना शुरू कर दोगे, इसीलिए। लेकिन अगर दूसरे चीजों में आप देखोगे, आप खुद का पैसा अगर डालते हो तो एक कॉशियस अप्रोच आपके पास आ जाता है। अब कौन सी मेथड है जिससे आप स्टार्टअप को हम क्या कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास है ट्रेड क्रेडिट, फिर हमने दूसरे देखा ट्रेड क्रेडिट के कुछ मेरिट देखे, ट्रेड क्रेडिट देखा, फिर फैक्टरिंग देखा। फैक्टरिंग के कुछ मेरिट देखे, मेरिट्स में हमने 3 चीजें देखी। सबसे पहले रिड्यूस करेगा कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग अकाउंट रिसीवेबल, सेकंड पॉइंट रिड्यूस करेगा इंटरनल कॉस्ट ऑफ बिजनेस, फिर फ्री अप करेगा मनी जो भी बिजनेस में टाई अप हो चुका है। फिर 2 पॉइंट हेल्पफुल है, यूजफुल है। हेल्पफुल किस लिए, लॉन्ग डिलेज इन बिजनेस को बचाता है, और लास्ट पॉइंट आपकी लिक्विडिटी को भी मेंटेन करता है। फिर इसके बाद हमने देखा लीजिंग में हमने देखा कि आप मेंटेन परचेस करने से अच्छा क्या कर लो, आप लीज पे ले लो, आपको टैक्स शील्ड मिल जाएगी, सामने वाला बंदा डिप्रिसिएशन क्लेम कर लेगा, दोनों को भी टैक्स बेनिफिट मिल जाएंगे, कोई अड़चन नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंजल इन्वेस्टर्स। देखो एंजल इन्वेस्टर्स क्या रहता है, ये कोई भी स्टार्टअप्स में या फिर एंटरप्रेन्योर्स में पैसे इन्वेस्ट करता है। कैपिटल एंजल इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि आपको या तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी दे सकते हैं कि अभी आपको पैसे दे दिए, बाद में हमसे मत मांगना, या फिर जैसे जैसे बिजनेस को जरूरत पड़ रही है वैसे वैसे भी आपके इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई अड़चन नहीं है। और ये फेवरेबल टर्म्स प्रोवाइड मोर फेवरेबल टर्म्स एज दे इन्वेस्ट इन एंटरप्रेन्योर रादर देन वाइबिलिटी ऑफ बिजनेस। वो क्या करते हैं, बंदे में पैसा लगाते हैं, ये बंदे में दम है, ये कुछ भी आइडिया को क्या कर सकता है, लात मारिन थी तो पानी काढ़ी, ऐसे मराठी में बोलते हैं, मतलब जिधर भी जाएगा कुछ ना कुछ तो करके रहेगा। तो ऐसे केस में ये बंदे में आप पैसे लगाओ, कुछ अड़चन नहीं है। तो इसीलिए वो बिजनेस की वाइबिलिटी नहीं देखते, वो बंदे का दम देखते कि वो बराबर है क्या नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि ये जो फोकस इसका स्टार्टअप को हेल्प करने में,
ये अपोजिट है वेंचर कैपिटलिस्ट से, और इनको हम क्या कहते हैं, एंजल फंडर्स भी कह सकते हैं, इनफॉर्मल इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, सीड इन्वेस्टर्स भी कह सकते हैं, या फिर बिजनेस एंजल भी कह सकते हैं। तो एंजल 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 इन्वेस्टर, बिजनेस एंजल है ना। तो एंजल फंडर्स, बिजनेस एंजल्स, फिर इन्वेस्टर इन्वेस्टर इन्वेस्टर, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड सीड इन्वेस्टर भी हम इसको कह सकते हैं। ये जो पैसा उनमें स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे, उसके बदले में अभी ये क्या लेंगे फिर, तो या तो डेप्ट लेंगे या फिर इक्विटी की ओनरशिप लेंगे, आपको याद रखना है। और टिपिकली ये क्या करते हैं, खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, ना कि कोई पूल बना के। वेंचर कैपिटलिस्ट में उसमें मेन डिफरेंस क्या है, वेंचर कैपिटलिस्ट यूजुअली क्या करते हैं कि एक पूल ऑफ असेट्स बनाते हैं दूसरों का पैसा लेके, और फिर उसको किसी के बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो एंजल इन्वेस्टर है, वो खुद का पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये बिजनेस के अंदर, ये स्टार्टअप के अंदर, उस बंदे के अंदर। लास्ट में 2 पॉइंट है, ये जो है वो इंडिविजुअल्स भी रह सकते हैं, फर्म भी रह सकते हैं, एलएलपी भी रह सकते हैं, ट्रस्ट फंड भी रह सकते हैं। और प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर क्या कह सकते हैं कि वो अपॉर्चुनिटीज देखते हैं कि डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी, एक्विजिशंस के बारे में और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में। तो हमने एंजल इन्वेस्टर में क्या क्या देखा। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा कि ये इन्वेस्ट करते हैं स्टार्टअप में, एंटरप्रेन्योर्स में। फिर 2 पॉइंट हमने एक जैसे देखे, वो क्या करते हैं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, ऑन गोइंग इंजेक्शन ऑफ मनी भी कर सकते हैं। ये ज्यादा फेवरेबल टर्म्स देते हैं उस इन्वेस्टर, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योर में इन्वेस्ट करते हैं, ना कि बिजनेस की वायबिलिटी में। फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट हमने देखे, ये स्टार्टअप को हेल्प करने में हेल्प करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट कि ये वेंचर कैपिटलिस्ट से थोड़े से अपोजिट है, और इनको हम क्या कहते हैं कि एंजल इन्वेस्टर भी कह सकते हैं, एंजल फंडर और बिजनेस एंजल्स भी कह सकते हैं। फिर इन्वेस्टर, इनफॉर्मल इन्वेस्टर, प्राइवेट इन्वेस्टर एंड सीड इन्वेस्टर। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट हमारे पास है कि ये क्या कहते हैं कि मनी इंजेक्ट करते हैं ओनरशिप ऑफ इक्विटी के बदले में, या फिर डेब्ट की ओनरशिप के बदले में, और टिपिकली ये खुद का पैसा उसमें इन्वेस्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट 2 पॉइंट हमारे पास है कि एंजल इन्वेस्टर जो भी है वो इंडिविजुअल्स भी रह सकते हैं, फर्म भी रह सकते हैं, एलएलपी भी रह सकते हैं, या फिर ट्रस्ट या फिर फंड भी रह सकते हैं। और जो प्रोफेशनल एंजल इन्वेस्टर्स है वो अपॉर्चुनिटीज को देखते हैं डिफाइंड एग्जिट स्ट्रेटेजी के लिए, एक्विजिशंस के लिए और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के लिए। नेक्स्ट पॉइंट हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारे इसमें, एक मिनट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया। ठीक है, तो वेंचर कैपिटल फंड्स के बारे में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ द स्टार्टअप क्या क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास था बूटस्ट्रैपिंग था, फिर एंजल इन्वेस्टर हमने देखा, और लास्ट पॉइंट है हमारे पास वेंचर कैपिटल फंड्स। तो देखो वेंचर कैपिटल फंड्स के अंदर हमारे पास सेवरल क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारे पास है कि कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड क्या है। तो देखो वेंचर कैपिटल फंड मतलब फंड्स अवेलेबल फॉर स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योर्स विद एक्सेप्शनल ग्रोथ और पोटेंशियल। वेंचर कैपिटल फंड क्या कहते हैं कि आपको ऐसे स्टार्टअप्स को या फिर ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को क्या करते हैं कि जिनके पास एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल है, उनको फंड्स अवेलेबल करके देते हैं। और ये जो फंडिंग होती है वो प्रोफेशनल्स के थ्रू होती है। और वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली क्या करते हैं कि फाइनेंस करते हैं नए और रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज को। ये क्या कहते हैं कि सिक्योरिटीज परचेस कर लेते हैं उनके अंदर, और फिर 2 चीजें करते हैं, एक तो वो नए प्रोडक्ट को, सर्विसेज को डेवलप करने के लिए असिस्ट करते हैं, और सेकंड पॉइंट कंपनी के वैल्यू में एडिशन करते हैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करके। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटल फंड। सबसे पहले हमने देखा वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है, तो ऐसा फंड जो कि स्टार्टअप्स या फिर एंटरप्रेन्योर्स को अवेलेबल हो रहा है जिनके पास एक्सेप्शनल ग्रोथ पोटेंशियल है। सेकंड पॉइंट, ये फंडिंग जो की जा रही है वो प्रोफेशनल्स के थ्रू की जा रही है। वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली क्या करते हैं, नए या फिर रैपिडली ग्रोइंग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, और सेकंड पॉइंट उनके इक्विटी सिक्योरिटीज को परचेस कर लेते हैं। फिर 2 पॉइंट्स हमने देखे, वो असिस्ट करते हैं, ऐड करते हैं। असिस्ट करते हैं नए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को डेवलप करने में, और कंपनी के वैल्यू में वो एडिशन करते हैं। देखिए हमने कंसेप्ट ऑफ वेंचर कैपिटलिस्ट। फिर अभी वेंचर कैपिटल का फंडिंग का एडवांटेजेस क्या क्या है हमारे पास। तो देखो ये क्या कहते हैं, यूजुअली ये जो लोग हैं वो लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस देते हैं आपको, जिससे आपका कैपिटल बेस एकदम सॉलिड हो जाता है। और वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं, आपके साथ में रिस्क भी शेयर करते हैं, रिवार्ड्स भी शेयर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, आपको प्रैक्टिकल एडवाइस एंड असिस्टेंस भी देते हैं। फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट हमारे पास एक जैसे है, वो उनके पास क्या रहता है कि अलग अलग नेटवर्क रहता है, नेटवर्क्स ऑफ कॉन्टैक्ट इन मेरी एरियाज, बहुत सारे एरियाज में उनके कॉन्टैक्ट रहते हैं। इससे आपकी कंपनी को ग्रोथ होने में बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। और वो एक्सपीरियंस रहते हैं कंपनी को आईपीओ की प्रोसेस के लिए रेडी करने के लिए। और लास्ट में उनके पास पॉइंट था कि वो आपको एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग भी दे सकते हैं। तो 5 चीजें हमने कौन सी देखी जो वेंचर कैपिटलिस्ट में, 6 चीजें कौन सी देखी। सबसे पहले आपको लॉन्ग टर्म इक्विटी फाइनेंस देगा। फिर वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करेगा, 5 चीजें करेगा, आपके रिस्क एंड रिवार्ड को भी शेयर करेगा, एंड सेकंड पॉइंट आपको प्रैक्टिकल एडवाइस एंड प्रैक्टिकल असिस्टेंस भी देगा। उसके बहुत ज्यादा नेटवर्क है, कंपनी को आईपीओ के प्रोसेस के लिए रेडी करेगा, और लास्ट पॉइंट एडिशनल राउंड ऑफ फंडिंग में आपको दे सकता है, कोई अड़चन नहीं है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड इन इंडिया। देखो बेसिकली इंडिया के अंदर 2 तरीके के फंड्स है, एक तो डोमेस्टिक फंड है एंड ऑफशोर फंड है।
डोमेस्टिक फंड कैसे स्ट्रक्चर होता है, तो आप क्या कहते हो, एक डोमेस्टिक व्हीकल बनाते हो पूलिंग ऑफ फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स एंड सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक रखते हो कि वो ड्यूटीज करेंगे एसेट मैनेजर की। तो आप एक डोमेस्टिक व्हीकल बनाओगे, मतलब एक डोमेस्टिक कंपनी या फिर डोमेस्टिक कुछ भी आप स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाओगे जिससे आप इन्वेस्टर से पैसा पुल अप कर सको। और सेकंड पॉइंट, आपके पास एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर भी आप रखोगे जो कि एसेट मैनेजर का काम भी करेगा। और अभी चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर पुलिंग व्हीकल फॉल्स बिटवीन ट्रस्ट एंड कंपनी। ठीक है, तो चॉइस ऑफ एंटिटी फॉर पुलिंग द व्हीकल, कौन सी एंटिटी चूज करनी है, ये कैसे कर सकते हैं, आप ट्रस्ट भी बना सकते हो एज ए एसपीवी या फिर आप कंपनी भी बना सकते हो एज ए एसपीवी जिसके थ्रू आप एसेट्स को पुल करोगे। और ट्रस्ट फॉर्म ज्यादा प्रिविल करता है क्योंकि उसकी ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी से ज्यादा है, क्योंकि कंपनी पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है कंपनीज एक्ट के अंदर, अगर वो सेबी होगा तो सेबी एक्ट के अंदर, बाकी सारे एक्ट में भी बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है इसके ऊपर। और सेकंड पॉइंट प्रिविल करता है स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल में ऑफशोर फंड। देखो ऑफशोर फंड भी दो तरीके से रह सकते हैं, एक तो आपका ऑफशोर स्ट्रक्चर रहेगा या फिर आपका यूनिफाइड स्ट्रक्चर रहेगा। ऑफशोर स्ट्रक्चर मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट व्हीकल मेक इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली इन इंडियन पोर्टफोलियो कंपनीज। तो ऑफशोर स्ट्रक्चर क्या करता है कि इंडियन कंपनी का जो पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो कंपनीज में डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा और असेट जो भी मैनेज की जा रही है वो ऑफशोर मैनेजर उसको मैनेज कर रहा है। और थर्ड पॉइंट, जो इंडिया के अंदर का इन्वेस्टमेंट मैनेजर है वो ड्यू डिलिजेंस करेगा और डील करेगा। तो सब कुछ बाहर से हो रहा है, सिर्फ इंडिया का इन्वेस्टमेंट मैनेजर इंडिया के अंदर ड्यू डिलिजेंस एंड डील्स कैरी कर रहा है, बाकी असेट्स भी इंडिया के बाहर से मैनेज हो रही है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रहा है इंडियन पोर्टफोलियो के अंदर। इसको हम कहते हैं ऑफशोर स्ट्रक्चर। फिर हमारे पास यूनिफाइड स्ट्रक्चर। इसमें क्या रहता है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर वांट टू इन्वेस्ट इन फंड्स, दिस स्ट्रक्चर इज यूज। जब भी डोमेस्टिक इन्वेस्टर को भी पैसा उसके थ्रू अगर इन्वेस्ट करना है तो ऐसे केस में ये स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। While offshore investor invest in a vehicle investing in a trust, डोमेस्टिक इन्वेस्टर डायरेक्टली इन ट्रस्ट। ठीक है, तो ऑफशोर इन्वेस्टर क्या कहता है, ऐसे व्हीकल में इन्वेस्ट करता है जो कि जाके आगे जाके ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेगा। और डायरेक्ट इन्वेस्टर क्या करेगा, डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या करेगा, डायरेक्टली वो ट्रस्ट के अंदर इन्वेस्ट कर देगा। ये हो गया यूनिफाइड स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर ऑफ वेंचर कैपिटल फंड्स इन इंडिया में हमने देखा डोमेस्टिक फंड्स एंड ऑफशोर फंड्स। डोमेस्टिक फंड में हमने देखा कि डोमेस्टिक व्हीकल रहेगा जो कि असेट्स को पुल करेगा, फंड्स को पुल करेगा इन्वेस्टर से। सेकंड पॉइंट, एक सेपरेट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रहेगा जो कि एसेट मैनेजर का भी काम करेगा। कौन से फॉर्म में रह सकता है, ट्रस्ट के फॉर्म में भी रह सकता है, कंपनी के फॉर्म में भी रह सकता है। और ट्रस्ट का फॉर्म ज्यादा प्रिविल करता है क्योंकि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है। फिर सेकंड पॉइंट हमारे पास ऑफशोर फंड्स। दो अल्टरनेटिव है ऑफशोर इन्वेस्टर्स के लिए, एक तो ऑफशोर स्ट्रक्चर रखें या फिर यूनिफाइड स्ट्रक्चर रखें। ऑफशोर स्ट्रक्चर के अंदर डायरेक्टली क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट व्हीकल डायरेक्टली इन्वेस्ट करेगा इंडियन पोर्टफोलियो कंपनी के अंदर और असेट्स आर मैनेज बाय द ऑफशोर मैनेजर। और इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, इंडिया के अंदर का ड्यू डिलिजेंस एंड डील करेगा। और ये जो यूनिफाइड स्ट्रक्चर है इसमें क्या करेंगे, वहां के इन्वेस्टर्स वहां के एसपीवी में इन्वेस्ट करेंगे, वो एसपीवी यहाँ के ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेगी और वो ट्रस्ट क्या करेगी, कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेगी। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रस्ट में इन्वेस्ट करेंगे और वो ट्रस्ट फिर कंपनीज में इन्वेस्ट करेगी। ये हो गया हमारे पास यूनिफाइड स्ट्रक्चर। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग। देखो सबसे पहला पॉइंट तो हमने पहले देख लिया, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि आपके फर्म के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए आपके इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म उनका हॉरिजॉन रहता है, इसीलिए वो 3 साल से लेकर 10 साल तक भी इन्वेस्टमेंट आपके अंदर कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, व्हेन वेंचर कैपिटल इन्वेस्ट इट टेक्स इनटू फैक्टर ऑफ द लिक्विडिटी। आपके पास लिक्विडिटी है क्या नहीं, मतलब आपके पास मतलब क्या है कि आपने अगर वेंचर कैपिटलिस्ट ने आपके बिजनेस में एक बार पैसा डाल दिया तो वो जल्दी निकाल सकेगा क्या, अगर कोई उसके पास लगता है उसको तो वो लिक्विडिटी का फैक्टर भी ध्यान में रखता है। अगर आपका बिजनेस ऐसा है कि जिसमें ज्यादा सालों के लिए आपको उसका कैपिटल टाई अप हो जाएगा, ज्यादा सालों के लिए इन्वेस्ट होगा, तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, लिक्विडिटी प्रीमियम भी ज्यादा आपको चार्ज करेगा फिर इंटरेस्ट के बेसिस पे, और प्राइस के अगेंस्ट में और रिक्वायर्ड रिटर्न्स के बेसिस पे वो ज्यादा एडजस्ट कर देगा लिक्विडिटी प्रीमियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास हाई रिस्क। हाई रिस्क मतलब क्या है कि वेंचर कैपिटलिस्ट पार्टी इसलिए करते हैं कि उनका प्रिंसिपल ही बेसिक ये है कि हाई रिस्क रहेगा तो हाई रिटर्न उनको मिलेगा, इसलिए वो रिस्क लेने से डरते नहीं है और इसीलिए हाई रिस्क विल नॉट इनिबिट द इन्वेस्टमेंट चॉइस ऑफ द वेंचर कैपिटल। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास इक्विटी पार्टिसिपेशन। बहुत बार वेंचर कैपिटलिस्ट क्या करते हैं कि उनका जो भी कैपिटल है वो इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ना कि डेप्ट के अंदर, जिससे वो मैनेजमेंट के अंदर भी पार्टिसिपेट कर सके, बोर्ड के डिसीजंस में भी पार्टिसिपेट कर सके और सुपरवाइज कर सके। आपको याद रखना है। तो 4 चीजें हमने कौन सी देखी। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेंचर कैपिटल फंड, तो हमने देखा उसमें लॉन्ग टर्म ओरिजिन में इन्वेस्ट करेंगे 3 से 10 साल तक। लैक ऑफ लिक्विडिटी, तो लिक्विडिटी लैक करती है तो ऐसे केस में लिक्विडिटी प्रीमियम भी चार्ज करेंगे। हाई रिस्क से वो हेजिटेट नहीं होते हैं। और लास्ट पॉइंट हमने देखा उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन भी रह सकता है। अभी हम देखने जा रहे हैं व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ द वेंचर कैपिटल, स्टेजेस ऑफ द फंडिंग ऑफ द वेंचर कैपिटल। तो 5 स्टेजेस हमारे इसमें बोले गए हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि स्टार्टअप, ठीक है, सीड मनी। तो सीड मनी में हमारे पास सबसे पहली चीज क्या रहती है कि लो लेवल ऑफ फाइनेंसिंग रहती है। देखो नीडेड फॉर टू प्रूव द न्यू आइडिया, तो बहुत ज्यादा कम आपको फाइनेंसिंग लगती है आपके आइडिया को प्रूव करने के लिए।
इसीलिए फॉर सपोर्टिंग द कंसेप्ट ऑफ आइडिया एंड R&D प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो R&D करने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ पैसा लगेगा ना, छोटा सा आपका कुछ तो आइडिया है उसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखना है, तो इसके लिए पैसा लगेगा। तो इसमें रिस्क है, बहुत ज्यादा रिस्क है, और उसका जो लॉक इन पीरियड जो भी पैसा आपका अटका पड़ता है वेंचर कैपिटलिस्ट का या फिर बंदों का, 7 से 10 साल तक भी अटक के पड़ सकता है, तो रिस्क बहुत ज्यादा है। फिर हमारे पास सेकंड स्टेज आती है स्टार्टअप। देखो ये अर्ली स्टेट है, इसमें आप क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, मार्केट करते हो, और इनिशियलाइज प्रोटोटाइप्स, मतलब स्टार्टिंग में आप अभी प्रोटोटाइप भी बना रहे हो ऑपरेशंस का या फिर डेवलप कर रहे हो। इसमें रिस्क परसेप्शन कैसा है हमारा, वेरी हाई है, और लॉक इन पीरियड कितना है हमारा, 5 से लेकर 9 साल तक। फिर हमारा स्टार्ट होता है फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में आप क्या करते हो कि अर्ली सेल एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हो, और ऐसे केस में आप कमर्शियल मार्केटिंग प्रोडक्शन करना चालू कर देते हो। इसमें रिस्क परसेप्शन हमारा क्या है, हाई है, और 3 से 7 साल तक पैसा अटका पड़ता है। फिर सेकंड राउंड है हमारे पास। सेकंड राउंड में क्या रहता है कि अब तक आपने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट नहीं किया है, लेकिन एक्सपांड मार्केट एंड ग्रोइंग वर्किंग कैपिटल आप स्टार्ट कर चुके हो। इसमें रिस्क परसेप्शन आपका मीडियम है, और लॉकिंग पीरियड 3 से 5 साल तक का है। फिर हमारे पास नेक्स्ट राउंड आता है कि थर्ड राउंड। थर्ड राउंड में हम क्या कहते हैं, इसको मेजराइन फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं। इसी द एक्सपांशन ऑफ मनी फ्रॉम द न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी। तो आपने जो भी कंपनी आपका प्रॉफिट कमाना स्टार्ट कर दिया, अब वो प्रॉफिट्स को आप क्या कर रहे हो, उसको एक्सपांड कर रहे हो, अलग अलग मार्केट को एक्सपांड कर रहे हो, नए प्रोडक्ट्स को एक्सपांड कर रहे हो, प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में उसको डेवलप कर रहे हो। तो इसके अंदर रिस्क परसेप्शन कैसा रहता है हमारा, मीडियम रहता है, और 1 से 3 साल तक का हमारा लॉकिंग पीरियड रहता है। और लास्ट राउंड फोर्थ राउंड है हमारे पास, इसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कह सकते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं कि पब्लिक के अंदर जा सकते हैं, पब्लिक प्रोसेस में जाते हैं, जिससे हम पब्लिक इशू को फैसिलिटेट कर सके। और रिस्क परसेप्शन यहाँ पे लो है, जहाँ पे लॉकिंग पीरियड 1 साल से 3 साल तक का है। तो व्हाट आर द स्टेजेस हमने देखे, तो सबसे पहला स्टेज हमारे पास था सीड मनी एंड सेटअप। फिर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ राउंड। सीड मनी के अंदर हमने देखा कि हमने नया नया आइडिया स्टार्टअप को आपको प्रूव करने के लिए लगेगा, इसलिए रिस्क परसेप्शन आपका बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, 7 से 10 साल है। फिर स्टार्टअप हमारा चालू हो जाता है, अर्ली स्टेज है, प्रोटोटाइप ऑपरेशन आप करते हो, वेरी हाई हमारा रिस्क परसेप्शन है, लॉकिंग पीरियड 5 से 9 साल का लग जाएगा। फिर फर्स्ट राउंड है हमारे पास, अर्ली सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग करते हो आप फंड्स के, स्टार्टअप कमर्शियल्स मार्केटिंग प्रोडक्शन कर सकते हो, तो ऐसे केस में आपका हाई रहेगा रिस्क परसेप्शन, और 3 से 7 साल का लॉकआउट पीरियड आपको लग सकता है। फिर सेकंड राउंड आपका चालू होगा, जिसमें अब तक आपने प्रॉफिट कमाना स्टार्ट नहीं किया है, आपने मार्केट को एक्सपांड करना ग्रो करना चालू किया है, तो आपका रिस्क परसेप्शन मीडियम रहेगा, और लॉकिंग पीरियड 3 से 5 साल का रहेगा। फिर थर्ड राउंड हमारे पास है कि मेजनाइन फाइनेंस हम भी कहते हैं, इसको एक्सपांशन करते हैं आप मनी का फ्रॉम द न्यूली प्रॉफिटेबल कंपनी, रिस्क परसेप्शन आपका मीडियम है, लॉकिंग पीरियड आपका 1 से 3 साल का है। और लास्ट में आपके पास है फोर्थ राउंड, जिसको हम ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं, रिस्क परसेप्शन आपका लो है, आप पब्लिक इशू के लिए जा सकते हो, और लॉकिंग पीरियड 1 से 3 साल का है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, ये पूरा का पूरा चैप्टर हमने खत्म किया एसएफएम के थ्योरी टॉपिक्स में का, स्टार्टअप फाइनेंस वाला। बाकी जो 2 थ्योरी के चैप्टर्स हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मार्क्स के लिए, एग्जाम के परस्पेक्टिव से, उनको भी डालने की जल्दी जल्दी में डालने की, अपलोड करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, तो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।